जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आज अपन खत्म करेंगे। सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन या उससे भी पहले सेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो समझो। जब पूरी पावर किसी एक आदमी को, किसी एक बॉडी को, किसी एक इंस्टीट्यूशन को दे दी जाए तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एक सेंटर को पावर दे दी गई, सेंट्रलाइजेशन। और जब यही पावर डिवाइड की जाए, शेयर की जाए, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर ले ली जाए और स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी जाए तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ कुछ पावर ली और लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी गई, उसे बोलते हैं फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सिंपल। व्हेन द पावर इज टेकन अवे, when the power is taken away from central and state governments, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी? उसके दो रीजंस हैं। पहला, एक तो हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, लंबी चौड़ी और प्लस पॉपुलेटेड। इनफैक्ट यूरोप के कुछ नेशंस की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना हम एक दिन में पैदा कर देते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फील हुआ कि इस लंबी चौड़ी और पॉपुलेटेड कंट्री को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए एक तीसरे लेवल की भी जरूरत है। तो पहला रीजन, वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री प्लस पॉपुलेशन। वास्टनेस एंड पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को नहीं पता कि तुम्हारे गांव में नाली कहां बननी है, या तुम्हारे गांव में पानी का नल कहां लगेगा, या गांव की कौन सी सड़क कच्ची है, कौन सी पक्की है। लोकल लीडर्स को, लोकल पीपल को ज़्यादा बेहतर नॉलेज होती है लोकल इश्यूज़ की और उनके क्या सॉल्यूशंस होंगे उसकी। तो ये नीड फील हुई कि इन लोकल लोगों को, इन लोकल लीडर्स को गवर्नेंस में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न, लोकल पीपल have better knowledge of local issues। प्राइमरीली इन दो रीजंस की वजह से लोकल या तीसरा टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत महसूस हुई। और इसके लिए क्या किया गया, तो इसको इफेक्ट में लाने के लिए सरकार लेकर आई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? 1992 में। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको टाइटल दिया गया द पंचायत। आमतौर पर लोकल लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं पंचायती राज। पंचायती राज। अच्छा, 1992 से पहले ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट था ही नहीं। इनफैक्ट 1950 से यह बातचीत चल रही थी कि एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया में। बहुत सारे कमिटीज बने, उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए। इनफैक्ट अगर फैक्चुअल बात करें तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में
राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत बनाई गई। बट ये जो पंचायत बनी 1959 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया इस लेवल को? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बात की गई? पहला, इसमें बोला गया कि एक ग्राम सभा नाम की बॉडी होगी। ग्राम सभा क्या होती है? किसी भी गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। ऑल द वोटर्स ऑफ अ विलेज आर इट्स मेंबर्स। और ग्राम सभा का भी ऐसा है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा विलेज है तो एक गांव की ग्राम सभा होगी। अगर छोटे छोटे 2-4 विलेज हैं तो 2-4 को मिला के एक ग्राम सभा बना देंगे। बट जितने भी वोटर्स हैं उस गांव में वो सब मिलके ग्राम सभा बनाते हैं, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। दूसरा बात की गई 3 टायर सिस्टम। एक तो हमारे कंट्री में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट में भी 3 टीयर हैं। 3 टीयर्स हैं। पहला कौन सा? सबसे निचले वाले लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे ऑपरेट करती है ग्राम पंचायत। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे 2-4 ग्राम पंचायत को मिला के ब्लॉक लेवल पे बनाई जाती है पंचायत समिति। पंचायत समिति या फिर मंडल। और 2-4 पंचायत समिति को मिला के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है जिला परिषद। जिला परिषद। ये 3 लेवल्स हैं। ये जो ग्राम पंचायत है इसमें होते हैं वार्ड मेंबर्स। वार्ड मेंबर्स या उन्हें कह दो पंच। और पंच और दूसरा होता है प्रेसिडेंट या फिर सरपंच। आमतौर पे सरपंच पंच बोला जाता है, बट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होते हैं इनके। जैसे कहीं इनको प्रधान भी बोला जाएगा, तो वो कॉमन लिंगों में पंच या सरपंच बोला जाता है। और ये ग्राम पंचायत जो है ये है गांव की डिसीजन मेकिंग बॉडी। गांव में कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ नाली बनेगी, कौन सी रोड बनेगी, वो सब कौन डिसाइड करता है? ये ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। डिसीजन मेकिंग बॉडी। अच्छा, ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा इस ग्राम पंचायत पे निगरानी रखती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे सुपरविजन का काम करती है, निगरानी रखती है, ध्यान रखती है कि ग्राम पंचायत सही से ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही है। इसके अलावा इस ग्राम सभा के 2-3 काम और हैं। ये ग्राम सभा साल में 2 या 3 बार मिलेगी और एनुअल बजट डिसाइड करेगी। एनुअल बजट कि किसी गांव में पैसे को किस तरह से खर्च किया जाएगा, कौन सी रोड को प्रायोरिटी मिलेगी, कहाँ नाली को प्रायोरिटी मिलेगी, वो सब बजटिंग कि पैसे का खर्चा कैसे किया जाएगा वो कौन करता है डिसाइड? ग्राम सभा। दूसरा, इट एनालाइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैसे ऑपरेट किया है, कैसे फंक्शन किया है उसने, उसको भी एनालाइज करती है। एक चीज और, ये जो पंच हैं, सरपंच हैं,
इन सब को ये मेंबर्स, गांव के जितने भी वोटर्स हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। चुनाव होता है, चुनाव में डायरेक्ट वोटिंग होती है, वोटिंग में जो जीतता है वो पंच सरपंच बनता है। तीसरी चीज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एक तो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया विमेन को, तीनों लेवल्स पे हर ऑफिशियल पोजीशन में विमेन्स के लिए सीट्स का रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन कितना है? एटलीस्ट 1/3 कि टोटल जितनी भी सीट्स हैं उनमें से कम 1/3 रिजर्वेशन होना ही चाहिए विमेन्स के लिए सीट्स का। 1/3 से ज़्यादा देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन कम से कम 1/3 तो होना ही चाहिए। दूसरा, SC, ST और OBC के लिए भी सीट्स रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर बहुत प्रिसाइसली बात करें तो SC, ST के लिए है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, टोटल पॉपुलेशन का 30% SC, ST है किसी गांव में, तो उस गांव में जितनी भी सीट्स हैं उसका भी 30% SC, ST के लिए रिजर्व रहेगा। OBC के लिए ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स देखेंगी कि OBC की कंडीशन कैसी है और उसके हिसाब से सीट्स को रिजर्व करेंगी। रिजर्वेशन विमेन के लिए एटलीस्ट 1/3 और SC, ST, OBC के लिए भी रिजर्वेशन है। इसके बाद फोर्थ, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात करें तो 5 साल का ड्यूरेशन होता है। हर 5 साल के बाद पंचायत के लिए इलेक्शन करवाना ही करवाना पड़ेगा। ड्यूरेशन कितना? 5 साल का। और इस इलेक्शन को करवाने के लिए इस एक्ट में यह कहा गया कि एक बॉडी क्रिएट की जाएगी जिसका नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट की अपनी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जिसका काम है पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्शन करवाना। और लास्ट, यह भी कहा गया कि स्टेट्स लोकल बॉडीज के साथ में एडिक्वेट पावर शेयर करेंगी, प्लस इनका रेवेन्यू कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसे मिलेगा इनको, उसकी भी बात करेंगी, उसको भी प्रॉपरली बताएंगी ताकि पैसा आए तो ये लोग प्रॉपरली गवर्न कर पाएं। ये है गांव की बात। अगर शहर की बात करें, अर्बन एरियाज की, अर्बन एरियाज का जो अमेंडमेंट है वो है 74th, पंचायत का 73rd, अर्बन एरियाज के लिए 74th। टाउन्स वगैरह जो छोटे अर्बन एरियाज हैं, जो छोटे अर्बन एरियाज हैं वहां पे होती है म्युनिसिपल काउंसिल। वहां क्या होती है? म्युनिसिपल काउंसिल। और जो बड़े अर्बन एरियाज हैं, बिग अर्बन एरियाज हैं, वहां होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहां का होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इन म्युनिसिपल काउंसिल्स का हेड होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का हेड होता है मेयर। कौन होता है? मेयर। अच्छा, चुनाव अर्बन एरियाज के लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो अर्बन एरियाज की भी हर सीट पर विमेंस के लिए 1/3 रिजर्वेशन, SC, ST, OBC के भी रिजर्वेशन है। ड्यूरेशन इनका भी 5 साल है। हालांकि एक दो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बट इन जनरल यही बात है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। यहां तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।